अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है तारिक खान और आज का हमारा टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। दोस्तों, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक एग्जांपल के साथ इस टॉपिक को हम आगे ले जाएंगे। अगर हमें किसी को वोट देना हो, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हो, और हम उस कैंडिडेट को या उस पॉलिटिकल पार्टी को किस बेस पे वोट देते हैं, एक तो पहले हम उसका मैनिफेस्टो देखते हैं कि कौन कौन सी डेवलपमेंट ये करेगा, इसके प्रॉमिसेस क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह। और इन केस जब वो कैंडिडेट अगर इलेक्शन जीतता है या वो पॉलिटिकल पार्टी जब इलेक्शन जीतती है, उसके बाद अगर वो उन प्रॉमिसेस को फुलफ़िल भी नहीं करती, जो उसके प्रॉमिसेस होते हैं, मैनिफेस्टो होता है, तो हम उसके साथ कुछ नहीं कर सकते, हम उसको स्यू नहीं कर सकते। क्लियर? क्योंकि हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसी तरीके से दोस्तों, जब हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की बात करते हैं, तो अगर ये फुलफ़िल नहीं हो जाएंगी तो हम इनको फुलफ़िल करने के लिए कोर्ट्स में नहीं जा सकते। मतलब ये नॉन जस्टिसेबल है। ये वो प्रिंसिपल्स है जो नॉन जस्टिसेबल है। इसमें वो आर्टिकल्स मेंशन है जिनका जो सब्जेक्ट मैटर है, अगर उनकी वायलेशन होती भी है तो हम उनको जस्टिफाई नहीं कर सकते, हम किसी कोर्ट में नहीं जा सकते। ये नॉन जस्टिसेबल है। ये फंडामेंटल राइट्स की तरह जस्टिसेबल नहीं है, ये नॉन जस्टिसेबल है। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ है, ये मेंशन है पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे पास कितने पार्ट्स है टोटल? दैट इज़ 25 पार्ट्स और 12 शेड्यूल्स है हमारे पास। बट पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी मेंशन है। और फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51 जो इनका काउंट है आर्टिकल्स का, वो है। एक बात ही। तीसरी बात दोस्तों, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको हमने डिराइव किया है, इंस्पायरेशन जो है ये हमने कहाँ से लाया है? दैट इज़ ईयरलैंड से लाया है, ईयर कॉन्स्टिट्यूशन, इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लाया है ये। क्लियर? अब दोस्तों, जब हम अब इसके कंसेप्ट को अगर समझना है दोस्तों, जब हमने प्रीएम्बल पढ़ा था उसमें हमने देखे थे, एक तो हमने सोर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन देखा था, उसमें वो पीपल ऑफ इंडिया। एक तो हमने डेट ऑफ अडॉप्शन देखा था एंड एनैक्टमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज़ 26 नवंबर 1949। और हमने उसमें नेचर ऑफ इंडियन स्टेट क्या है, दैट इज़ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, वो भी देखा था। अब वहाँ पे हमने ऑब्जेक्टिव्स भी देखे थे, जो ऑब्जेक्टिव जैसे जस्टिस, सोशो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप, और बाकी ऑब्जेक्टिव, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो हमने ये ऑब्जेक्टिव्स वहाँ पे देखे थे प्रीएम्बल में। और इन ऑब्जेक्टिव्स का मकसद क्या था कि विद द पैसेज ऑफ टाइम ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फुलफिल करने हैं। क्लियर? और लोगों को भी या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कलेक्टिवली इन पे काम करना है। अब जो जस्टिस है वहाँ पे सोशो पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक। दोस्तों, ये जो जस्टिस का कंसेप्ट प्रीएम्बल में है, अगर हम उसको कंसाइज करके देखेंगे तो पॉलिटिकल जस्टिस हमें कहाँ से मिलता है? दैट इज़ फंडामेंटल राइट्स से। क्लियर? और सोशो इकोनॉमिक जस्टिस जो है ये डीपीएसपीज हमें प्रोवाइड करती है। और कलेक्टिवली सोशो पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक जस्टिस ये कंबाइंड जिम्मेदारी है फंडामेंटल राइट्स की और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ की। मतलब द कंसेप्ट ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दे डील्स विद द सोशो इकोनॉमिक जस्टिस, ताकि लोगों को ये प्रोवाइड हो। और कैसे प्रोवाइड करेगा? जो आर्टिकल्स मेंशन है इस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के पार्ट में, दैट इज़ फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51, उनके सब्जेक्ट मैटर में क्लियरली मेंशन है कि डायरेक्शंस क्या है, कैसे इस सोशो इकोनॉमिक जस्टिस को हमें फुलफिल करना है, ये गोल हमें कैसे अचीव करना है। क्लियर यहाँ तक? चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी मेंशन किया है कि इंस्पायरेशन हमने कहाँ से ली है? इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये लाया है। और डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को एक नोवेल फीचर कहा है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी एंड फंडामेंटल राइट्स, ये दोनों जो है ये मिलके फिलॉसफी एंड सोल ऑफ एंड कॉन्शियस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं। क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस अगर हमें अचीव करना है तो सोशो इकोनॉमिक हम करते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से, और पॉलिटिकल जस्टिस हम कहाँ से अचीव करते हैं? दैट इज़ फंडामेंटल राइट से।
तो हम ये कह सकते हैं द एम ऑफ डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इज फॉर द सोशो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, फॉर द सोशो इकोनॉमिक जस्टिस। क्लियर? चलिए, दे आर एसेंशियल फॉर गवर्नेंस। चूँकि गवर्नेंस में ये जो प्रिंसिपल्स है जो हम आगे पढ़ेंगे ये एसेंशियल है गवर्नेंस के लिए। क्योंकि इसमें वो डायरेक्शंस मेंशन है, इनके आर्टिकल्स में वो डायरेक्शंस मेंशन है ताकि गवर्नेंस को, गवर्नमेंट को इनको कंसिडरेशन में रखना चाहिए जब भी कोई लॉ बने। और इन प्रिंसिपल्स में वो डायरेक्शंस मेंशन है जिससे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन हो सकता है। और जब भी कोई लॉ स्टेट बनाएगी और लेजिस्लेचर को ये जहन में रखना है, इन प्रिंसिपल्स को कंसिडरेशन में रखना है कि ये इन प्रिंसिपल्स की डायरेक्शंस क्या है, हमें इसी हिसाब से लॉ बनाना चाहिए। हालांकि अगरचे ये डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी ये नॉन जस्टिसेबल है, अगर इनको कंसिडरेशन में रखा भी नहीं जाएगा तब भी ये एक डायरेक्शंस है, ये एक डायरेक्शंस है। और इनके पीछे जो फोर्स है, गाइडिंग फोर्स है, वो है मॉरल ऑब्लिगेशन। जैसे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में पढ़ा था वो नॉन जस्टिसेबल है, इसी तरीके से डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी भी नॉन जस्टिसेबल है। बट बैकिंग फोर्स क्या है इनके पीछे? दैट इज़ मॉरल ऑब्लिगेशन। अब जब हम इनके आर्टिकल दोस्तों पढ़ेंगे वहाँ पे आपको क्लियरली समझ आएगा कि ये आर्टिकल्स वाकई में सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन करना चाहते हैं। अब फीचर्स क्या है इसके? देखिए दोस्तों, ये इंस्ट्रक्शन है स्टेट को। स्टेट मतलब जो स्टेट लेजिस्लेचर होती है, सॉरी जो लेजिस्लेटर्स होते हैं, चाहे पार्लियामेंट हो या स्टेट लेजिस्लेचर्स हो, ताकि ये उनको इंस्ट्रक्शंस, ये उनको डायरेक्शंस है कि आप जो भी लॉ बनाते हो, आप लेजिस्लेट जिस कानून पे भी करते हो उस टाइम पे आप इन डायरेक्टर प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज़ को कंटेक्स्ट में रखो कि हमें कैसे लॉ बनाना है ताकि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन रहे। इसीलिए हम इनको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मतलब जो भी स्टेट पॉलिसी बनाएंगे ये डायरेक्टिव्स होने चाहिए उन पे, ताकि इनको कंसिडरेशन में रखा जाए जब कोई लॉ बने। दीज रिजेंबल द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 टू द वाइसराय। जैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 डायरेक्शंस देता था वाइसराय को बिफोर इंडिपेंडेंस कि आपको लॉज लेजिस्लेट कैसे करना है ताकि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन रहे, इसी तरीके से ये रिजेंबल उन्हीं डायरेक्शंस को करते हैं। लेकिन उसके बाद जब इंडिया फ्री हुआ, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, और हमने क्या देखा, हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज लाए। और इससे पहले इन द प्री इंडिपेंडेंस एरा ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जैसे डायरेक्टिव्स है, डायरेक्शंस है टू द लेजिस्लेटर, तो कि आप लॉ को कैसे फ्रेम करोगे, उस टाइम पे आप इन डायरेक्टिव्स को, इन प्रिंसिपल्स को जो इनके आर्टिकल में मेंशन है, इनको कंसिडरेशन में रखो ताकि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन रहे। क्लियर? ताकि इंडिया का जो, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो ऑब्जेक्टिव है कि टू मेंटेन द जस्टिस सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, अगर पॉलिटिकल जस्टिस फंडामेंटल राइट्स मेंटेन करती है तो ये जो सोशो इकोनॉमिक जस्टिस ये डीपीएसपी का काम है। और ये कैसे फुलफिल होगा? जब भी कोई लॉ बनेगा उस टाइम लॉ मेकिंग अथॉरिटी को ये कंसिडरेशन में रखना है कि इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के सब्जेक्ट मैटर में मेंशन क्या है, तो उसी हिसाब से उनको लॉ फ्रेम करने हैं ताकि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन रहे। क्लियर? इट एम्ड टू एस्टैब्लिश इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी, जो मैंने अभी कहा, ठीक, एम टू एस्टैब्लिश ए वेलफेयर स्टेट। ओब्वियसली जब सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन रहेगा इन डायरेक्शंस की वजह से, इन डीपीएसपीज की वजह से, तब जाके वेलफेयर स्टेट का जो कंसेप्ट है, एक वेलफेयर स्टेट बनेगी जो लोगों के लिए, जिसमें लोगों की भलाई के लिए हर एक लॉ में वो डायरेक्टिव्स होंगे, वो प्रिंसिपल्स होंगे, वो प्रोविजंस होंगे जिससे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन रहे। अब आर्टिकल 37 यहाँ पे इसका जो सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि हमने देखा 36 से 51 तक डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आते हैं, तो 37 का क्या डायरेक्टिव है, इसके डायरेक्टिव्स ये है। 37 का सब्जेक्ट मैटर जो है, ये आर्टिकल हमें ये बताता है कि दीज आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस एंड इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल इन मेकिंग लॉज, जो मैंने अभी आपको कहा। मतलब 37 आर्टिकल ये क्लियरली कहता है कि ये फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। जो कंट्री की एक गवर्नेंस होती है, लॉ मेकिंग होती है, डायरेक्शंस होते हैं या इंस्टीट्यूशन जो एक कंट्री में होते हैं गवर्नेंस के लिए,
तो ये फंडामेंटल है उस गवर्नेंस के लिए, और ये ड्यूटी है स्टेट की, लेजिस्लेटर्स की, कि ये प्रिंसिपल्स अप्लाई करे जब वो कोई लॉ बनाए, ताकि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन रहे। दोस्तों ये जो आर्टिकल है आर्टिकल 37, मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने जब भी डीपीएसपी से क्वेश्चन देखे, मैंने आर्टिकल 37 को मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट होते हुए देखा है, क्योंकि वहाँ पे सीधे आता है कि विच अमंग द फॉलोइंग said that that DPSPs are fundamental in the governance of the country। इतना ही वहाँ पे आता है, these are the which among the following said that the DPSPs are fundamental in the governance of the country। तो आप आर्टिकल 37 डेफिनेटली याद रखना। क्लियर। उसके बाद है दोस्तों क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपीज की। डीपीएसपीज की क्लासिफिकेशन की गई है, ये जो हमारे पास आर्टिकल है अप टू 51, इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 37 से और 51 तक। 36 आपके काम का नहीं है, इसलिए आप वही पढ़ो जो आपके काम का है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको सबसे जो आप यहाँ पे अगर आप 30 मिनट देते हो, ठीक, या लेक्चर सुनते हो, सबसे बेसिक मोटिव जो है आपका दोस्तों कि वो है कि आपका एग्ज़ाम क्लिक होना चाहिए, बात ख़त्म। इसलिए आप वही पढ़ो जो रिक्वायर्ड है, क्योंकि अगर आपके पास टाइम होता ना, फिर अगर आप चीज़ों को एनालाइज अच्छे से करते, अगर आप रिसर्च भी इन चीज़ों में करते, तब इशू नहीं था। लेकिन आपको कम टाइम में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि आपको पॉलिटी नहीं देखनी, आपको बाकी कंपोनेंट हिस्ट्री, ज्योग्राफी, INM सारी चीज़ें देखनी है। क्लियर। इसलिए जो रिक्वायर्ड है वही पढ़ते हैं। देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी जो है दोस्तों, क्लासिफिकेशन का मतलब है ये है कि ये जो हमारे पास डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज है फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51, इनकी क्लासिफिकेशन की गई है। सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है, सोशलिस्ट प्रिंसिपल जो है ये हमने रखे हैं आर्टिकल 38 से 47 तक। गांधीयन प्रिंसिपल्स हमने रखे हैं 40 से 48 तक, और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स हमने रखे हैं 44 से 51 तक। दोस्तों सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स वो होते हैं जहाँ पे ये एम होता है कि ऑल द वेलफेयर मेजर्स, पहले हम कहेंगे देखिए सोशलिज्म, देखिए सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स हमने अगर हम देखेंगे ये कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म से निकला है। और सोशलिज्म का क्या मतलब होता है? जहाँ पे ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो भी चीज़ें एक कंट्री में होती है वो स्टेट के कंट्रोल में होती है। और स्टेट के कंट्रोल में क्यों वो होती है? क्योंकि गवर्नमेंट चाहती है, यानी गवर्नमेंट के कंट्रोल में होते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि मैं खुद ही वेलफेयर मेजर्स लूँ अपने सिटीजन्स की। ठीक, तो यहाँ पे कंसेप्ट क्या आता है? वेलफेयर का कंसेप्ट ऑफ वेलफेयरिज्म आता है यहाँ पे, ताकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो फ्यू हैंड्स में नहीं चली जाए, बल्कि इक्विटेबल वे में। अगर 10 लोग हैं, अगर 10 लोग हैं फॉर इंस्टेंस, एक बंदे के पास 100 रुपया है, रेस्ट 9 के पास कोई पैसा नहीं है, तो कंसेप्ट ऑफ सोशलिज्म क्या कहता है? ये 10 रुपये इक्विटेबल वे में इन 10 बंदों में डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए, ताकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ एक के पास ना रहे। तो इससे क्या होगा? वेलफेयर का कंसेप्ट आएगा, भलाई का कंसेप्ट आएगा, और फिर उससे क्या होगा? जस्टिस मेंटेन रहेगा, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस होगा इससे। तो हमने कुछ क्लासिफिकेशन यहाँ पे की है कि सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स में ये जो आर्टिकल्स है इसमें कौन कौन आर्टिकल आता है। फिर गांधीयन प्रिंसिपल्स में हम देखते हैं आर्टिकल 40 आता है कि जो गांधीयन के ड्रीमर्स थे, एस्पिरेशंस थे, हमने उसके हिसाब से उसके ड्रीम को फुलफिल करने के लिए और उसके नाम पे इसलिए ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कुछ लिए हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से, स्लाटर ऑफ काउस नहीं, या जो भी मिल्क देते हैं उन एनिमल्स की का स्लाटर नहीं करना चाहिए। ठीक, नॉन वायलेंस है। ठीक इसी तरह है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स, मतलब वो प्रिंसिपल्स जो लिबरल आइडियाज़ को सिग्निफाई करते हैं। दोस्तों ये जो क्लासिफिकेशन है सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, गांधीयन प्रिंसिपल, मतलब जब हम पढ़ते हैं सोशलिस्ट प्रिंसिपल्स, इसमें जो ये आर्टिकल आते हैं दे आर रिलेटेड टू द सोशलिस्ट प्रिंसिपल, जो मैंने अभी कहा कि वेलफेयर का कंसेप्ट है, सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन ओवरऑल रहे। गांधीयन प्रिंसिपल जब हम पढ़ते हैं, जब जो गांधीयन प्रिंसिपल में जो आर्टिकल्स मेंशन है उसमें वही आर्टिकल मिलेंगे जो ड्रीम था महात्मा गांधी का, या उसके ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, या जो उसकी एस्पिरेशंस थी, जैसे नॉन वायलेंस, इसी तरीके से एनिमल्स को किल नहीं करना, इसी तरीके से विलेज पंचायत लाना, तो ये गांधीयन प्रिंसिपल में आते हैं। इसी तरह लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल जो है दोस्तों, उसमें भी हमने वही प्रिंसिपल्स डाले हैं जो लिबरल है।
बट ये क्लासिफिकेशन दोस्तों चाहे सोशलिस्ट हो, गांधीयन हो या लिबरल हो, ये कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, ये ऐसे ही की गई है। ये कॉन्स्टिट्यूशन थ्रू ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज़ें मेंशन नहीं है। ठीक, चलिए देखिए अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दोस्तों आप क्या याद रखोगे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ दोस्तों 1976 का, उसने कुछ DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज ऐड की। एक तो उसने आर्टिकल 39 किया ऐड, जिसका सब्जेक्ट मैटर है टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, मतलब उन अपॉर्चुनिटीज़ को डेवलप करना, सिक्योर करना, जिससे एक बच्चा जो है एक हेल्दी डेवलपमेंट हो जाए उसमें। ठीक, टू सिक्योर अपॉर्चुनिटीज़ फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। और आर्टिकल 39A टू प्रमोट इक्वल जस्टिस मेंटेन रहना चाहिए और फ्री लीगल एड देना है जो दबे कुचे या पुअर लोग हैं, फ्री लीगल एड जब उनको रिक्वायर्ड पड़े। तो आर्टिकल 29, 29A एंड आर्टिकल 43A पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़, मतलब जो भी वर्किंग क्लास है जो इंडस्ट्रीज़ में काम करते हैं, एटलीस्ट उनकी पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज़ में होनी चाहिए। क्यों? इस वजह से ताकि डिग्निटी ऑफ लेबर जो है वो मेंटेन रहे, ताकि ये जो मजदूर है, ये जो लेबरर है, इसको ये फील ना हो कि ये एक स्लेव है। क्लियर? तो एक डिग्निटी इसमें मेंटेन रहे। क्लियर? तो इसलिए आर्टिकल 43 ये कहता है कि पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स जो मैनेजमेंट होती है इंडस्ट्री में वो होनी चाहिए। ये डायरेक्टिव्स है दोस्तों, ये जस्टिसेबल नहीं है। अगर इनकी वायलेशन होती भी है कोई भी कोर्ट इनको इन्फोर्स नहीं कर सकता, बट इनके पीछे एक मॉरल ओब्लिगेशन है, जिस तरह मैंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आपको बताया था। आर्टिकल 48A सेफ गार्डिंग फॉरेस्ट्स एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक, फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को सेव करना, उनको कंजर्व करना। क्लियर? तो 42nd अमेंडमेंट से हमने क्या देखा कि 4 आर्टिकल ऐड हुए हैं, दैट इज 39, 39A, 43A एंड 48A। इनको आप याद रखना, ये जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए हैं, क्योंकि कभी क्वेश्चन में आता है विच अमंग द फॉलोइंग DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी वाज एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो जब आपको ये चार याद होंगे तो उस वक्त आप इजली आंसर को क्लिक कर पाओगे। उसके बाद है 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसने भी एक DPSP ऐड की, दैट इज आर्टिकल 38 स्टेट टू सिक्योर सोशल ऑर्डर फॉर द प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द पीपल। ठीक, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन रहना चाहिए ताकि लोगों की भलाई हो, लोगों का वेलफेयर हो। ठीक, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुआ। उसके बाद 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, इसने सब्जेक्ट मैटर चेंज किया दोस्तों आर्टिकल 45 का। ठीक, और एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। देखिए जब 86 अमेंडमेंट ने क्या किया, इसने चेंज किया सब्जेक्ट मैटर आर्टिकल 45 का और एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया। क्योंकि आगे हम जब 45 आर्टिकल पढ़ेंगे इसी में DPSP में, तो हम वहाँ पे देखेंगे देखिए यहाँ पे क्या मेंशन है, हम वहाँ पे देखेंगे कि प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन बिलो 6 ईयर। देखिए ये एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ डील करता है आर्टिकल 45 डील करता है एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जब आया, ये एक DPSP था, मतलब ये नॉन जस्टिसेबल था। लेकिन 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के आने के बाद ये 45 जो DPSP है, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एक बच्चे को मिलना चाहिए जो बिलो 6 ईयर्स है, मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ ये डील करता है। तो 86 अमेंडमेंट ने इसको क्या बनाया, एक फंडामेंटल राइट बनाया और इसका सब्जेक्ट मैटर चेंज किया। तो आप क्या याद रखोगे, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने सब्जेक्ट मैटर चेंज किया आर्टिकल 45 का। और आर्टिकल 45 क्या है, आर्टिकल 45 है प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन देनी चाहिए बच्चों को बिलो द एज ऑफ 6, मतलब ये एलिमेंट्री एजुकेशन के साथ डील करता है। और इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने एक फंडामेंटल राइट बनाया। क्लियर? एलिमेंट्री एजुकेशन को फंडामेंटल राइट बनाया 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने, और आर्टिकल 45 का सब्जेक्ट मैटर चेंज किया। क्लियर? 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट दोस्तों,
ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि रिसेंटली हमने देखा कि 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट डील करता है फॉर्मेशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ताकि फार्मर्स का या जो रूरल एरियाज़ में लोग हैं एग्रीकल्चर के साथ रिलेटेड है, ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ है ये उनकी हेल्प करे ताकि यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन में एक चीज़ हो जाए कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन रहे। तो 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने क्या किया, इसने इंट्रोड्यूस किया आर्टिकल 43B जो डील रिलेटेड है कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। और कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ क्या है, ये वो सोसाइटीज़ होती है जो रूरल एरियाज़ में, स्पेशली ख़ास तौर पर रूरल एरियाज़ में फार्मर्स या जो पुअर है वहाँ पे उनकी हेल्प करती है, उनको फाइनेंस प्रोवाइड करती है ऑन द इंटरेस्ट, या बाकी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड करती है, काउंसलिंग देती है एग्रीकल्चर रिलेटेड एट्सट्रा एट्सट्रा। तो इनको हम कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ बोलते हैं। तो ये किससे ऐड हुआ, 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से, और आर्टिकल 43B इसके साथ डील करता है। क्लियर। और रिसेंटली हमने ये भी देखा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन एक अलग से बनाई गई इसके लिए, यूनियन मिनिस्ट्री। उसके बाद है दोस्तों ये आर्टिकल्स, आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट, नॉट नेसेसरी, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। आर्टिकल 37 एप्लीकेशन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक, कि जो मैंने पहले ही कहा कि हमने क्या पढ़ा था आर्टिकल 37 में, हमने ये पढ़ा था, सॉरी, कि दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ये आप याद रखना। उसके बाद 38 टू सिक्योर a social order for the promotion of welfare of people, not necessary. 39 certain principles of the policy to be followed by the state, equal justice, a free and free legal aid, ये डेफिनेटली याद रखना है आपको। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी याद रखना है आपको। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क एंड एजुकेशन, नॉट नेसेसरी। आर्टिकल 42 प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन, इसको याद रखना। और आर्टिकल 43 की लिविंग वेजेस एट्सट्रा फॉर वर्कर, जो वर्कर्स के लिए लिविंग वेजेस देने हैं, हमें इक्वल वेजेस देने हैं, ठीक, ताकि फॉर इंस्टेंस अगर कोई वर्कर कहीं पे काम कर रहा है, अगर इफ़ ही डिज़र्व्स द 500 रुपीज़ पर डे, लेकिन एक लैंडलॉर्ड उसे सिर्फ 150 रुपये देता है या 100 रुपये देता है, उसके लिए गवर्नमेंट के पास पॉलिसीज़ होती है और वो चाहती है कि एक तो डिग्निटी ऑफ लेबरर मेंटेन रहे, दूसरी बात इसको वेजेस उतनी मिलनी चाहिए जितना ये बंदा डिज़र्व करता है। तो वो जो लॉज बने हैं उनके पीछे का जो मोटिवेटिंग फोर्स है दैट इज़ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज ही कहती है कि सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन रहे, नॉट ओनली सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस भी मेंटेन रहे। क्लियर। उसके बाद आर्टिकल 43 पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, ये मैंने अभी आपको कहा, तो इसको याद रखना। प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, ये भी मैंने अभी कहा आपको, ये भी याद रखना। यूनिफॉर्म सिविल कोड, ठीक, ये जो प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर, जिसका 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ने इसको फंडामेंटल राइट बनाया। दोस्तों ये जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल 43, सॉरी मैं मार्क कर देता हूँ, आर्टिकल 43, 43A, 43B, 44, 45, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्लियर। चलिए, आर्टिकल 47 ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू रेज द लिविंग ऑफ न्यूट्रिशन एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग एंड टू इम्प्रूव पब्लिक हेल्थ, प्रोहिबिट द कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स। मतलब आर्टिकल 47 क्या कहता है कि ये ड्यूटी है स्टेट की, एक तो वो लेवल ऑफ न्यूट्रिशन रेज करे, ठीक, क्योंकि हम अगर मिड डे मील देखते हैं ना दोस्तों, जो बच्चों को मिड डे मील दिया जाता है स्कूल्स में, उसके पीछे जो मोटिवेटिंग फोर्स है ना दैट इज़ आर्टिकल 47, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो पुअर सेक्शन से बिलोंग करते हैं या रूरल एरियाज़ में वो बच्चे हैं जिनको खाना घर में नहीं है, ठीक, या जिनको न्यूट्रिशन की कमी होती है, तो उनको स्कूल में ही एटलीस्ट एक मिड डे मील दिया जाता है। क्लियर। तो एक कंसेप्ट हो गया। दूसरा कि पब्लिक हेल्थ मेंटेन रहे इससे, और प्रोहिबिट हो कंजप्शन ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, मतलब जो भी नशे की चीज़ें हैं या जो भी ड्रग्स है उनको कंट्रोल करने के लिए ये जो 47 आर्टिकल है ये कहता है कि स्टेट्स को इन पे लेजिस्लेट करना चाहिए, और मोटिवेटिंग फोर्स क्या बनेगा उसके लिए, यही 47। क्लियर। चलिए जी, उसके बाद है आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखना।
एंड प्रोटेक्शन ऑफ इम्प्रूवमेंट एंड एनवायरनमेंट हमें प्रोटेक्ट करना है, सेफ गार्ड करने हैं फॉरेस्ट्स और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करना है, अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना है। क्लियर। प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट जो हमारे पास है, या ऑब्जेक्ट्स ऑफ प्लेस या टूरिस्ट स्पॉट्स में जो भी मोनूमेंट्स होते हैं उनके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, उनको प्रोटेक्ट करना है। क्लियर। आर्टिकल 50 कहता है सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, मतलब एक हो गई जुडिशरी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और जो एग्जीक्यूटिव है हमारे पास ठीक, आर्टिकल 50 क्या कहती है, ये सेपरेट रहने चाहिए। फॉर इंस्टेंस अगर जुडिशरी है और ये एग्जीक्यूटिव है, ये जो इंस्टीट्यूशन दो है ये स्टेट को रन करने के लिए होते हैं, स्टेट को गवर्न करने के लिए होते हैं। आर्टिकल 50 क्या कहता है कि जुडिशरी को एग्जीक्यूटिव में टांग नहीं अड़ानी चाहिए और एग्जीक्यूटिव को जुडिशरी में टांग नहीं अड़ानी चाहिए। दे शुड वर्क डिफरेंशिएटली फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल एंड फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। क्लियर। तो आर्टिकल 50 सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये एक डायरेक्शन है, और आर्टिकल 51 प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी रहे। क्लियर। ताकि अब दोस्तों यहाँ पे है एक तो ऑफ आर्टिकल 49, 50, 51 ये याद रखना, दूसरा ये तीन, उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये तीन, उसके बाद आर्टिकल 37 जो मैं, और आर्टिकल 40 और इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड आर्टिकल 39A। और दोस्तों ये जो ऐड हुए हैं आर्टिकल 44 अमेंडमेंट एक्ट से, कौन सी DPSP ऐड हुई, 86 से क्या हुआ, 97 से क्या होगा, ये याद रखना है, और आर्टिकल 37। क्लियर। चलिए जी, अब हम दोस्तों MCQs करते हैं DPSPs पे। तो पहला MCQ दोस्तों, इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी इज मेंशनड इन द, क्या ये मेंशन प्रीएम्बल में है, क्या ये DPSP में मेंशन है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में, या 9th शेड्यूल। दोस्तों ये मेंशन है, अभी हमने पढ़ा DPSP में डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल है 51 जो लास्ट वाला आर्टिकल है। क्लियर। तो इसका का आंसर क्या आएगा, दैट इज बी। उसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग आर लिस्टेड अमंग द DPSPs इन पार्ट 4, क्योंकि पार्ट 4 में हमें डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज मिलते हैं, जो डायरेक्शंस है स्टेट को कि जब वो लॉ बनाए ताकि वो इन डायरेक्शंस को कंसिडरेशन में रखे जिससे सोशो इकोनॉमिक जस्टिस मेंटेन हो। पहला, इनमें से DPSP कौन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर लिस्टेड अमंग द डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, दैट इज फर्स्ट वन है हमारे पास, सॉरी, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, ये है, ये हमने देखा क्योंकि जब मैं डिस्कस कर रहा था वेजेस उस टाइम मैंने बोला। दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भी मेंशन है आर्टिकल 44 जो हम देखते हैं। स्मॉल फैमिली नॉर्म, ये कहीं पे नहीं है, इसलिए आंसर क्या इसके आएगा 1 एंड 2, दैट इज बी इसका आंसर होगा। एंड एजुकेशन थ्रू मदर टंग एट प्राइमरी लेवल, ये मेंशन नहीं है कि ठीक कि एजुकेशन एक बच्चे को प्राइमरी एजुकेशन जो होनी चाहिए वो एक मदर टंग में होनी चाहिए, ये मेंशन नहीं है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क मेंशन है, जो हमने इक्वल वेजेस का देखा। यूनिफॉर्म सिविल कोड अंडर आर्टिकल 44, तो आंसर क्या है इसका, बी 1 एंड 2। उसके बाद है दोस्तों आर्टिकल 3, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी टर्म्ड एज गांधीयन अमंग द डायरेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैंने आपको पहले ही कहा कि गांधीयन रिलेटेड जो प्रिंसिपल्स या उसकी एस्पिरेशन या उसकी जो ड्रीम्स थी उसके नाम पे हमने कैटेगराइजेशन की है DPSPs के आर्टिकल्स की, इनमें से कौन गांधीयन नहीं होगा ये आपको देखना है। देखिए, प्रिवेंशन ऑफ काउ स्लॉटर मैंने पहले ही कहा ये गांधीयन है कि जो भी मिल्क एनिमल्स है जो मिल्क देते हैं उनको किल नहीं करना है, उनको स्लॉटर नहीं करना है। प्रमोशन ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज़ ये है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ विलेज पंचायत ये भी है। यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है दोस्तों ये लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल है, ये नहीं है, क्योंकि मैंने आर्टिकल्स पहले ही मेंशन रखे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे मैंने आर्टिकल्स मेंशन रखा है कि कौन कौन गांधीयन प्रिंसिपल है, कौन कौन सोशलिस्ट प्रिंसिपल है और कौन कौन लिबरल इंटेलेक्चुअल है। क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, आर्टिकल 44, यहाँ पे आप देख लो
आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड है। क्लियर? तो इसका मतलब ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। इसमें से फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये गांधीयन प्रिंसिपल नहीं है, क्योंकि ये लिबरल इंटेलेक्चुअल है। रेस्ट जो है ये सारे गांधीयन है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी? इनमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन नहीं है? टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन, टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन, टू सेपरेट द जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। ये तो है, ये तो हमने डिस्कस किया। टू रेज द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन ये भी है, क्योंकि मैंने पहले ही कहा, मैंने मिड डे मील की एग्जांपल दी थी। क्लियर? टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर ये है नहीं, ये फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। टू प्रमोट इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ वीकर सेक्शन ये भी है। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या आएगा? बी नहीं है। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर ये फंडामेंटल ड्यूटी है, रेस्ट सारी डीपीएसपीज है। उसके बाद है फिफ्थ वाला, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डीपीएसपीज। वो मैंने पहले ही आपको जो फैक्ट्स मैंने निकाल के रखे इन नोट्स पे, उसमें से क्या है मेंशन, पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द डीपीएसपीज। और इरिश से हमने ये, यानी इरिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने ये डिराइव किया है, इंस्पायर होकर यहाँ लाया है इंडिया में, यानी आयरलैंड कॉन्स्टिट्यूशन से। तो इसका आंसर भी आएगा बी। उसके बाद है 6, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इज एंजॉइंड बाय। मतलब सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव जो है ये किस में मेंशन है? ये प्रीएम्बल में मेंशन है, ये 7th शेड्यूल में मेंशन है, ये जुडिशियल डिसीजन के हाथ में है, या डायरेक्टिव प्रिंसिपल में मेंशन है? ये डीपीएसपीज में है, जो हमने पढ़ा अभी। ये है आंसर इसके दोस्तों। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड।